افغانستان पर 20 साल तक कब्जा जमाए रखने वाली मगरबी कुव्वतों को फौजी और सिफारती ज़राए से अफगानिस्तान से निकाल बाहर करने वाले तालिबान काबुल का कंट्रोल हासिल करने के करीब हैं। डगमगाती हुई गनी हुकूमत इनके रहमो करम पर है। इस मुतवक्को शिकस्त ने इल्ज़ाम तराशी की शिद्दत में इजाफा कर दिया है। अमरीका और यूरोपीय ममालिक पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि एक तरफ हमने इस जंग में इत्तेहादी बनकर इनसे बड़े पैमाने पर इमदाद वसूल की और अब भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमने दोहरा खेल खेलते हुए 20 साल तक तालिबान को महफूज ठिकाने फराम किए, उनके दस्त बाजू मजबूत किए और अब उन्हें शराकत इक़्तिदार के लिए काबुल के साथ मुज़ाकरात करने पर मजबूर करने के लिए तैयार नहीं। पाकिस्तान की दलील ये है कि 2001 में मगरिब बिला सोचे समझे अफगानिस्तान पर चढ़ दौड़ा, उसने पाकिस्तान को नाहक तालिबान के मसले में उलझा दिया। हमें इसकी इंसानी और माली तौर पर भारी कीमत चुकानी पड़ी। अभी मसला हल नहीं हुआ था कि सदर ट्रंप ने इनखला का यकतरफा तौर पर ऐलान कर दिया। इसके बाद सदर जो बाइडन यकतरफा तौर पर सितंबर की तारीख को मजीद पीछे ले आए। इसने तमाम इलाकाई ताकतों, खासतौर पर पाकिस्तान को इस असर व रसूख से महरूम कर दिया जिससे वो तालिबान को शराकत इक़्तिदार के लिए मुज़ाकरात करने पर मजबूर कर सकते थे। सच पूछें तो दोनों मौक़िफ़ अपनी अपनी जगह पर वज़न रखते हैं। इसकी वजह से इल्ज़ाम तराशी की संगीनी बढ़ जाती है, लेकिन जो भी हो ये पाकिस्तान है जिसे तालिबान की फतह का रद्द-ए-अमल बर्दाश्त करना है। अमेरिका दूर बैठकर अपने ज़ख्म चाटते हुए पाकिस्तान को कुर्बानी का बकरा बनाने की कोशिश करेगा। दर हकीकत अफगानिस्तान में अफरा तफरी और शोरिश पाकिस्तान के लिए आज़ादी के वक्त से ही एक खतरा बनी हुई है। इस वक्त पाकिस्तान मुश्किल में है। इसकी मईशत बीमार और बेसाखियों के सहारे चल रही है। इसकी सियासी सकत कमज़ोर और बेजान है। इसके हमसायों को इस पर एतबार नहीं, वो इससे गुरेज़ा हैं। आलम यह है कि अब इसके मगरबी खैरख्वाह ख़ास तौर पर अमरीका भी इसके ख़िलाफ़ है। हम कहते हैं कि हमारे पास सुनाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन कोई भी हमारी बात नहीं सुन रहा। हमें अफगानिस्तान में दूसरों की नाकामियों पर कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है। हमारी दलील ये है कि हम नहीं जानते कि अपनी कहानी कैसे सुनाएं। गोया हमारी कहानी तो दुरुस्त है, सुनाने का तरीका ठीक नहीं। हमारी रियासत एक पेचीदा मसले को अत्ताई तरीकों से हल करने की कोशिश में है। एक मोहतरम तबसरा निगार का कहना है कि मायूस कुन बात यह है कि पाकिस्तानी रियासत को इल्म नहीं कि अपने कामों को कहानी का रूप कैसे देना है, सही सामईन तक सही ज़बान में दुरुस्त प्लेटफॉर्म से मौसर पैगाम कैसे पहुँचाना है, इसके लिए मौसर ज़राए कैसे इस्तेमाल करना है। जो इसे सुनना चाहते हैं उन्हें ये कहानी कैसे सुनानी है। दूसरे अल्फाज में वो कहना चाहते हैं कि पैगाम नहीं बल्कि ज़रिए यानी मीडिया का कसूर है कि दुनिया हमारी बात नहीं सुन रही, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज़्यादा पेचीदा और गुंजलक है। कता नज़र इसके कि हमारी रियासत अपने बयानी को कितने मौसर कुन और पुरकशिश तरीके से दुरुस्त सामईन तक पहुँचाती है, लेकिन असल मसला मगरबी दारुल हुकूमतों में 30 बरसों पर मुहीत बदएतमादी का है। हमारी साख मजरू हो चुकी है। ये है वो मसला जिससे हमें निपटना है और जिसके बाद ही कोई हमारी बात सुनेगा। एक मर्तबा पाकिस्तानी रियासत के अजीम तज़व्वुराती माहिर जनरल हमीद गुल ने बहुत फ़ख्र से खुलेआम कहा था, हमारी ISI ने अफगानिस्तान में रूसियों को अमरीकियों की मदद से शिकस्त दी थी और अब हम अमरीकियों को अमरीकियों की मदद से शिकस्त देने जा रहे हैं। जनरल अशफाक परवेज़ कियानी के करीबी दोस्तों में से एक एडमिरल माइक मोलन, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ, ने बिला आखिर नाराज होकर हक्कानी ग्रुप को ISI का फाल बाजू करार दिया था। इसके बाद सदर ट्रंप ने अपने ट्वीट में पाकिस्तान पर अमेरिका से अरबों डॉलर की इमदाद लेने के बावजूद झूठ बोलने और धोखा देने का इल्ज़ाम लगाया और अब सदर जो बाइडन ने पाकिस्तानी वज़ीर आज़म को खैर सगाली के जज्बे से फ़ोन करने की भी जहमत नहीं की। बदएतमादी के इस सिलसिले को देखते हुए किसी को हैरत नहीं होनी चाहिए कि क्यों हमारा बयानिया दुरुस्त सामईन को मुतासिर करने में नाकाम है। बदतरीन बात यह है कि इसी बदएतमादी और भरोसे के फुकदान की वजह से हमारी रियासत को अंदरून मुल्क इन कहानियों को काबिल यकीन बनाने में भी शदीद मुश्किल का सामना है। इस तरह जब रियासत के नुमाइंदे तमाम स्टेक होल्डर्स को एक कौम की तरह मिलकर मुस्बत किरदार अदा करने की तलकीन करते हैं तो यकीन किया जाता है कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। इसकी बुनियादी वजह यह है कि एस्टैब्लिशमेंट मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार नहीं।
اس نے ایسا غیر نمائندہ سیاسی نظام مسلط کیا ہے جس نے انتخابی جمہوریت کا گلا گھونٹ کر حکمرانوں اور عوام کے درمیان اس عمرانی معاہدے کو چاک کر دیا ہے جس کی آئین نے ضمانت دی تھی۔ اس کی مداخلت اور جوڑ توڑ نے مرکزی دھارے کی سیاسی جماعتوں کو دیوار کے ساتھ لگا دیا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ مرکزی دھارے کی ایک سیاسی جماعت کے معزول شدہ رہنما نے جب اسٹیبلشمنٹ کی مرکزی قیادت پر غیر معمولی تنقیدی حملہ کیا تو عوام کی ایک بڑی تعداد نے اس کا خیر مقدم کیا۔ یہ ان کے ووٹوں کے تقدس کو پامال کرنے کا رد عمل ہے۔ تاثر ہے کہ ریاست کے عناصر کو جوڑے رکھنے والا اعتماد بتدریج تحلیل ہو رہا ہے۔ اس الجھن اور تناؤ کی وجہ سے ایک قوم کی طرح مل کر کام کرنے کے تصور کو کوئی پذیرائی نہیں ملتی۔ جب سے اسٹیبلشمنٹ نے ایک ہائبرائڈ سیاسی نظام مسلط کیا ہے، ہم نے تواتر سے دلیل دی ہے کہ اب ایک دھڑا پورے ملک اور اس کی پالیسیوں کو نہیں سنبھال سکتا۔ اسٹیبلشمنٹ ملک پر اجارہ برقرار نہیں رکھ سکتی۔ یہ دور اب جا چکا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ افغانستان میں مغربی طاقتوں کی شکست ہمارے روایتی داخلی عناصر کو متاثر کرے گی، بالکل جس طرح بیرونی طاقتوں کی آشرواد نے پاکستانی ریاست کو گزشتہ 7 اشروں سے داخلی عناصر کو کنٹرول کرنے کے قابل بنایا ہوا تھا۔ جب 1979 میں سوویت یونین کے انہدام کے بعد امریکی افغانستان سے چلے گئے تو پاکستان کی 4 اشروں سے جاری امداد کا سلسلہ بند ہو گیا۔ وہ امداد اسے اشتراکیت کے خلاف صف اول کے ریاست کا کردار ادا کرنے پر ملتی تھی۔ 1990 کی دہائی میں امریکہ نے ایٹمی پروگرام کی وجہ سے پاکستان پر معاشی پابندیاں عائد کر دیں، لیکن 11 ستمبر 2001 کے بعد امریکہ پھر خطے میں آ دمکا۔ اس کے ساتھ ہی پاکستانی ریاست کی طرف ڈالروں کا بہاؤ شروع ہو گیا۔ اب امریکہ پھر یہاں سے نکل رہا ہے۔ اس کا انخلا نہ صرف یک طرفہ ہے بلکہ یہ پاکستانی ریاست پر ڈبل کراس کرنے کا الزام بھی لگاتا رہا ہے۔ بدترین بات یہ ہے کہ اب یہ اسٹیبلشمنٹ کی چال بازیوں کی وجہ سے پاکستان کو سزا دینے کے طریقے بھی سوچ رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم مزید مشکل دور میں داخل ہونے والے ہیں۔ علاقائی اور عالمی تنہائی ہماری ڈگمگاتی معیشت کا کباڑہ کرتے ہوئے ہمارے لیے علاقائی دہشت گردی، مذہبی جنونیت اور قوم پرستوں کی علیحدگی کی تحریکوں کو دبانا مشکل بنا دے گی۔ قہر یہ ہے کہ گزرے برسوں میں ہماری ریاست نے انہی عناصر کو پالا تھا۔ اگر کبھی اندرونی اور بیرونی چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے قومی اتفاق رائے، قومی مفاہمت اور مجموعی طور پر ایک قوم کی طرح مل کر چلنے کا وقت تھا تو وہ اب ہے۔ مسئلہ پرانے ذرائع کا نہیں، ہمارے پیغام کا ہے۔ اب ہمیں دنیا کے علاوہ پاکستان کے لیے بھی ایک نئے پیغام کی ضرورت ہے۔